हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज वैसे अगर जनरलाइज फॉर्म की बात करें तो अक्रॉस द फुटबॉल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्लब में ज़्यादा हलचल हुई नहीं है, लेकिन फिर भी जिन जिन क्लब्स में हलचल हुई है उसमें से एक के तो कपड़े अभी यहीं सिविल लाइंस में फटे मिले हैं। और हम बात करते हैं आज के एपिसोड की पहली अपडेट से, जो कि आती है रियल मैड्रिड वर्सेस गिरोना में। और गिरोना ने क्या भिगोना में पानी भर भर के जो भिगो के मारा है, उसके चर्चे फ्रांस तक हैं। मेसी को पता चल गया कि रियल मैड्रिड का गिरोना ने ऐसा हाल करा, वाह, उसकी लाट टपकने लग गई। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारा ला लीगा का जो कैंपेन है वो खत्म हो चुका है, ठीक है, बट स्टिल आई थिंक जस्ट इमेजिन की आयरनी देखो, ईडन मिलिटाओ ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में ये चीज कहा था कि वो ऑलरेडी डेफिनेटली उस स्टेप पर है, उस पाथ पर है जहां पर वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक इन द वर्ल्ड की तरफ जा सकता है। और देखो, मैं मना भी नहीं कर रहा, मैं इस चीज से कोई डिनाई भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसका कैंपेन गया ही इस तरीके से, या फिर मैं कहूँ कि रियल मैड्रिड की जर्सी में से जो सबसे ज्यादा उभर के निकला होगा वो ईडन मिलिटाओ उनमें से डेफिनेटली एक नाम है। लेकिन उसके बाद जो आपने शिट शो दिखाया है गिरोना में, वो काबिलियत तारीफ तो नहीं है, फट्टे पड़ेंगे भाई कसम से। मेरा इतना पता है, ऐसा सा हो गया था कि यार स्टिल आई थिंक कुछ नहीं है खेलने के लिए, कुछ नहीं है प्रूव करने के लिए। लेकिन आगे मैनचेस्टर सिटी है, आगे कोपा देल रे का फाइनल है, और गिरोना ही तो है यार, बॉक्स ऑफिस मैच नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि गिरोना से 1 घंटे पहले हम कांप रहे थे कि यार क्या होगा आज मैच में। बट हाँ, ये है कि मेजोरिटी ऑफ द जो चीज है इस गेम में जो हुई है वो गिरोना ने करी है। अगर गोल है तो गिरोना ने स्कोर करे हैं, 4 गोल मार दिए, सुपर हैट्रिक जो भी था वो क्रिस्टियानो थैनोस, भाई वो स्ट्राइकर क्या खेल रहा था, हर चीज उसके पैरों में आ रही थी। एंड ऑफ कोर्स जैसे ईडन मिलिटाओ को उसने अपनी जेब में रख रखा था। डिफेंस बिल्कुल शिट शो। अगर अटैकिंग की मैं बात करूं तो मेरे को लगता है करीम बेंजेमा का तो भैया जो एब्सेंस है ना, वो चाहे हमको स्कोर शीट पे अभी तक देखने को ना मिला हो, क्योंकि इस सीजन विनीसियस ने काम करा है, रॉड्रिगो असेंसियो ने एक अच्छा सपोर्टिंग रोल निभाया है, लेकिन विदाउट करीम बेंजेमा वो कनेक्टिविटी और वो विनीसियस और रॉड्रिगो का जो ब्लूप्रिंट है ना, वो भी कहीं ना कहीं इतना इफेक्टिव नहीं होता। सही बताऊं तो सेकंड हाफ में बहुत हद तक तो यही पता नहीं चल रहा था कि रॉड्रिगो है भी कि नहीं है। चाहे यही चीज मैं असेंसियो के लिए भी कह सकता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाचो खिलाया गया था, कामाविंगा को बाद में लेके आएगा, कामाविंगा चुआमेनी को बाद में लेके आएगा, लेकिन तब भी कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि एक्चुअली में गिरोना इस तरीके से प्रेस कर रही थी, 4 गोल के बाद भी वो प्रेस कर रहे थे। तुम समझ सकते हो कि रियल मैड्रिड पे वो इस तरीके से हावी हो चुकी थी, इस तरीके से डोमिनेंट हो चुकी थी कि उनको इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि 4 गोल मार दिए कि 5 गोल मार दिए। उनको था कि गोल और मारने, और लगभग 1-2 इंसिडेंट पे वो 5वां भी मार सकते थे। अब हम अपने की बात करें तो मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि 2 गोल तो हमने मारे थे, जो कि स्कोर बोर्ड पे तुमको दिख भी रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में हमने इमेंस क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, बल्कि हमारे शॉट्स थे वो भी बहुत बाद में आए थे सेकंड हाफ में। जो हमारा लूकास वास्केस ने गोल मारा था वो अगेन वो विनीसियस की ही देन है, और इस मैच में भी हरकत की बात करें तो विनीसियस की ही देन है। अब चाहे वो कितना ही एनिमेशन कर ले, वो कितना ही इरिटेट हो ले, फ्रस्ट्रेटेड हो ले, या फिर कितना ही ट्राई कर ले, लेकिन अल्टीमेटली जो हरकत होती है वो विनीसियस के विंग से ही होती है। एक ऑब्जर्वेशन मैंने इस गेम से और ली कि यहाँ पर भाई लुनिन की अगर हम बात करें तो वो थिबो कोर्तुआ का नहीं है एक अच्छा ऑल्टरनेटिव। भाई यस ऑफ कोर्स जो मेजॉरिटी द ब्लेम है वो डिफेंस पे जाना चाहिए, डिफेंस बिल्कुल हुतिया था, लेकिन यहाँ पर भाई लुनिन भी नहीं संभाल सकता। अगर हम थिबो कोर्तुआ के ऑल्टरनेटिव की बात करें तो रियल मैड्रिड उस मामले में तो थोड़ी कच्ची है। ही इज अ वेरी बैड वर्जन ऑफ डेविड दे गया। अब इसमें एक चीज मेरे को और समझनी, काफी लोग कार्लो एंसेलोटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब देखो, मैंने तुमको हमेशा से ये चीज कही है, चाहे लिवरपूल मैच में तारीफ करते हुए भी कहा था कि कार्लो एंसेलोटी को आप लॉन्ग टर्म मैनेजर नहीं ले सकते, या फिर आप लॉन्ग टर्म कैंपेन को जीत भी नहीं सकते, बिकॉज कार्लो इज ऑल अबाउट द केओस इन सो सोफिस्टिकेटेड मैनर ना। वो सिर्फ चैंपियंस लीग में हो सकता है या फिर नॉकआउट स्टेजेस में हो सकता है। अब डेफिनेटली यहाँ पर काफी लोग कह रहे हैं कि कार्लो एंसेलोटी को सैक कर दो क्योंकि हम तो इमिलिएट हो गए, बट वो ये चीज भूल जाते हैं कि एट द सेम टाइम हम इतने सालों बाद कोपा देल रे के फाइनल में भी आए हैं, और इतने सालों बाद फिर से हम एक पहले चैंपियन लीग जीते कार्लो के अंडर, और वापस से यहाँ पर हम एक बार फिर से सेमीफाइनल में तो आ गए ना, एटलीस्ट सेमीफाइनल में तो आ गए। जिडान के बाद बहुत नहीं हुआ, हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2010 से पहले रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी ढीली ही पड़ती थी। खैर ये चीज तो चलती रहेगी। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर छोटी छोटी अपडेट्स की, तो भैया सबसे पहले यहाँ पर ये खबर आई कि ओसिमन के एजेंट का एक एग्रीमेंट हो गया है पीएसजी के साथ। वही विक्टर ओसिमन ये मानता है कि या तो मैं प्रीमियर लीग में जाऊं, जिसमें पर्टिकुलरली मैनचेस्टर यूनाइटेड है, या फिर मेरे को बायर्न जाना चाहिए। अब ऐसे में ना मेरे को थोड़ी सी हंसी आती है, और वो ये है कि भैया एक काम कर दे, ओसिमन अपने एजेंट को कह दे, एक काम कर, तेरा पीएसजी के साथ एग्रीमेंट हो गया तो तू जब पीएसजी के साथ खेल ले, मैं इधर उधर देख लूंगा।
क्योंकि सही बात बताऊं तो पीएसजी का मोटिव तो क्लियर है। देखो पीएसजी में तमाम सोर्सेज ने ये चीज कंफर्म कर दिया कि पीएसजी चाहती है कि वो एक 4-3-1-2 के सिस्टम में आए, जहां पर एक एम्बापे के साथ एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर बैठा है। अगेन नेमार खेलेगा नंबर 10। तो ऐसे में यहाँ पर या तो हैरी केन आना चाहिए या फिर विक्टर ओसिमन आना चाहिए, क्योंकि पहले लेवेंडोव्स्की और स्कमक्का को टारगेट कर रहे थे। तो अभी तक तो ये है कि भाई पीएसजी मार्केट में उतरी हुई है एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर के लिए, जो कि अभी बायर्न भी है और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी है। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी सी बायर्न म्यूनिख की, तो भैया बायर्न में भी मामला थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिख रहा है। और अभी भी उन्होंने जो ग्रेवेनबर्ग पे नॉट फॉर सेल का टैग है वो यहाँ पर बिल्कुल तरीके से लगा पड़ा है। हाँ हाउएवर ये चीज़ है कि भैया माजुराई भी एक ऐसा प्लेयर निकल के आया है जो कि सेल होना चाहता है, क्योंकि गेम टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है। और रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो भैया उन्होंने 900 मिलियन का टर्नओवर दिखाया है बायर्न म्यूनिख ने इस ईयर में, जो कि अभी ओलिवर खान अपने आने वाली मीटिंग में भी कंफर्म कर देंगे। अच्छा इसी के साथ बारसा से एक रिपोर्ट आई है कि भैया बारसा जो कि अभी 1-2 हफ्ते पहले तक यहाँ पर, क्योंकि ऐसा लग रहा है गुंडोगन भी साइन कर लिया है, इनिगो मार्टिनेज भी साइन कर लिया है, लेकिन वो यहाँ पर रॉबर्टो फर्मिनो को साइन नहीं करने वाले, डिस्पाइट कि फर्मिनो खुद चाहता है कि वो यहाँ पर बार्सिलोना के लिए खेले। अब इसके पीछे ज़्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, बस एक सिंपल सा रीज़न ये है कि ज़ावी ये मानता है कि जो रॉबर्टो फर्मिनो की प्रोफाइल है वो उसको नहीं चाहिए, और ऐसे में यहाँ पर वो मार्केट में किसी और प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं पर्टिकुलरली, या फिर उसने समझा होगा कि रॉबर्टो फर्मिनो जैसा प्रोफाइल हमको अपने स्क्वाड में नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव लेवेंडोव्स्की। प्रोफाइल अलग है लेकिन लेवेंडोव्स्की की प्रोफाइल ज़्यादा सूटेड है और ज़्यादा प्रेफर्ड करता है ज़ावी अपने सिस्टम में। तो ये तो कंफर्म है कि फर्मिनो छोड़ेगा, लेकिन अब किस क्लब के लिए छोड़ेगा ये अगेन देखने वाली बात हो जाएगी। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल की, कि उससे पहले ना मैं पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग एक चीज़ कहना है। तो देखो मैं हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, जो कि रोनाल्डो और जॉर्जिना के रिलेशनशिप को बयां कर रहे हैं, उस पर अपडेट्स दे रहे हैं। 20 हो गए आर्टिकल, 21 हो गए आर्टिकल, 22 हो गए आर्टिकल, भाई मानने को नहीं हो रहे। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, ये नहीं मान पा रहे। लेकिन मैं एक चीज़ समझने वाला हूँ। अब देखो मेरा बस पर्पस इस एपिसोड में इस रिलेशनशिप को समझाने का बस तुमको एक पर्पस है कि अगली बार जब तुम कहीं लिखो, अगली बार जब तुम कभी किसी से बात करो, तो ये मेक श्योर कर लेना कि किसी की पर्सनल लाइफ पर अपन कमेंट करने वाले क्या होते हैं। खैर मैं तुमको स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि दिस इज द पर्पस। स्टोरी मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि स्टोरी एक्चुअली में ये हुई है कि अभी हाल ही में सारी रिपोर्ट जो कि अगेन ओरिजिनेट हुई है पोर्चुगीज, किसी कोई पोर्चुगीज पॉडकास्ट था या फिर पोर्चुगीज रेडियो था, उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो जॉर्जिना से खुश नहीं है, क्योंकि जॉर्जिना यहाँ पर काफ़ी खर्चीली है। ओवर का कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो हिंट आ रहे हैं वो ये है कि भैया गोल्ड डिगर टाइप हो गई है, उसको पैसों की कोई परवाह नहीं है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिल्कुल खुश नहीं है। हाँ इसमें एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने मदर और फैमिली से भी दूर है, इसलिए भी यहाँ पर जॉर्जिनिया के साथ उसकी अच्छी पट नहीं रही है। हाल ही में एक यहाँ पर डोलोरस जो कि उसकी मम्मी है, उनका एक कोट उन्होंने मेंशन करा है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि क्रिस्टियानो भी खुश रहना डिजर्व करता है। देखो एक चीज़ मैंने इससे सीखी है, वो ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए ऑन द पिच चीज़ें अच्छी नहीं है, ऑफ द पिच अच्छी है कि नहीं है हम नहीं जान सकते, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है रिपोर्ट्स पे जो खासतौर से पर्सनल रिलेशनशिप को बयां करते हैं। लेकिन हाँ ये चीज़ कंफर्म है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये चीज़ पक्का उसको ऑफ द पिच भी खराब ही कर देंगे। तो ओवरऑल बुलशिट है मेरे लिए, तो मेरे हिसाब से तो, और हो भी तो भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, क्या अपने को क्या करना। लेकिन ये इतना ज़्यादा फैल रहा है ना, बस मैं क्या बताऊँ। मैं ट्विटर पे बात करें, गूगल पे बात करें, आर्टिकल्स पे बात करें, भाई अगर पोर्चुगीज आर्टिकल्स मैगजीन्स की बात करोगे फ्रंट पेज पे वो ये छाप रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है, 2 दिन पहले की बात नहीं है, ये लगभग 1 हफ्ते से चल रहा है। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल की, इज दिस अ टाइटल डिसाइडिंग मैच। अब देखो पेप गार्डियोला ने और मिकेल आर्टेटा ने दोनों ने अपने रिस्पेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो कंफर्म करा है कि ये टाइटल डिसाइडर नहीं है। लेकिन मैं तुमको स्टैट के हिसाब से बताऊं तो एक्चुअली में पिछले बहुत सालों में या फिर प्रीमियर लीग एरा की ही बात करें तो ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है जब 32 और आई थिंक 10 ही बार हुआ है जब 32 और 33 गेम्स के बाद 2 टीम जो कि टॉप 2 पोजीशन में है वो भिड़ती हैं। बहुत 10 बार हुआ है सिर्फ प्रीमियर लीग में, जबकि प्रीमियर 1992 के बाद से, मतलब लगभग 30 साल में 10 बार ऐसा हुआ है। उसमें भी ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है जब उसमें टीम हार गई हो और वो इवेंचुअली जीत गई हो। यानी कि अगर आज आर्सेनल हार जाएगी और फिर वो जीत जाएगी प्रीमियर लीग टाइटल, तो वो यहाँ पर सिर्फ दूसरी टीम होगी प्रीमियर लीग एरा में जो कि एक कारनामा कर देगी। ऐसा होता नहीं है। अच्छा ऐसा भी बहुत कम बार हुआ है जब यहाँ पर इस लेवल तक आके 69 पोजीशन, मतलब इस 32-33 गेम के बाद 69 पॉइंट्स हैं और वो प्रीमियर लीग टाइटल ना जीती हो।
और ऐसे में आर्सेनल ने भी काम कर दिया और अब यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने भी कर दिया। और इससे पहले सिर्फ एक ही बार हुआ था और वो हुआ था लिवरपूल, जब लिवरपूल के 97 पॉइंट्स थे, वो फिर भी मैनचेस्टर सिटी से हार गए थे प्रीमियर लीग टाइटल। अब ये तो थी थोड़ी सी बात स्टोरी की। देखो समझ में ये आना चाहिए कि अभी इस समय अगर पंडित्स की बात करें, इस समय अगर एनालिस्ट की बात करें, तो ये मानते हैं कि आपके पास एक ऐसी टीम है जो कि बिखरती हुई दिख रही है, जो कि जिसके हाथ में सारा गेम था लेकिन फिसल गया, वो है आर्सेनल। लेकिन आपके पास सामने एक ऐसी टीम आ गई जो कि एक्चुअली में गेम्स को हाफ टाइम पे खत्म कर रही है, क्योंकि वो अपने स्टार प्लेयर को बचा के रख रही है। तो ऐसे में आप ये कैसे मान लोगे कि आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी से जीत जाएगी? अच्छा, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि आर्सेनल की अगर हम पहले गेम की बात करें तो आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी 50-50 बैटल हुआ था। बस फर्क ये था कि जहां पर वहां पे जिनचेंको की बात करें या फिर हम बात करें गैब्रियल की, और उनके पर्सनल एरर के ऊपर यहां पर जो मैनचेस्टर सिटी का इंडिविजुअल ब्रिलियंस और रूथलेसनेस आ गया था ना, वो यहां पर बहुत बड़ी चीज थी। अब आज की अगर थोड़े टैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करें तो देखो ये तो कंफर्म है कि पेप गार्डियोला अभी तक जो वेल प्रूवन गेम सिस्टम आया है उसी को खिलाएगा। बस ये है कि नेथन आके क्योंकि इंजर्ड हो गया है तो आयोमरिक लेपोर्ट को हम देख सकते हैं। खैर पहले उसने यहाँ पर पिछले आर्सेनल के गेम में शायद से बर्नार्डो सिल्वा को भी एक इन्वर्टेड लेफ्ट बैक खिलाया था, लेकिन आज के उसके चांसेस कम लग रहे हैं। उसमें यहाँ पर अगेन जॉन्स, क्योंकि उसका एक रीजन ये है कि आयोमरिक लेपोर्ट को डालने से आपका वो सिस्टम पूरा का पूरा सेम रहेगा, बस वो पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर हम आर्सेनल की बात करें तो आर्सेनल को एक चीज मेंटेन करनी पड़ेगी कि आर्सेनल को अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। आर्सेनल को आज कहीं ना कहीं कंसीड नहीं करना है, वो मेक श्योर करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 गेम्स की बात करो तो 2 गोल उन्होंने तीनों ही गेम में कंसीड करें। ये चीज ये बताता भी है कि विलियम सालिबा को कितना मिस कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में तुमको समझना पड़ेगा कि आज अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच का पापड़ा गधे ने मारा झापड़ा टाइप सिचुएशन हो गई तो यहां पर अगले 5 गेम जो है वो आर्सेनल को जीतने भारी पड़ जाएंगे। क्योंकि अब तुम कहोगे कि यार अगर अगले 5 गेम की बात है दिव्यांश भाई, तो मैनचेस्टर सिटी भी तुम कैसे वो कंफर्म कर सकते हो? देखो एक चीज ऐसा है कि अगर हम पिछले 16 गेम्स की बात करें तो हिकअप्स जो हुए, जो हिचकी आई है, वो आर्सेनल को आई है, सिटी को नहीं आई है। सिटी अपने गेम्स हाफ टाइम पे खत्म करके घर जाती है ना, इनको पॉन वॉन दिखाई जाती है, बाकी तब तक बाकी के सेकंड टीम गेम खेलती है। अगर आर्सेनल की बात करें तो आर्सेनल भी आज हाई प्रेस ही करेगी, आर्सेनल भी आज जाका को खिलाएगी, आर्सेनल भी आज अच्छी तरीके से सिस्टम बनाएगी। लेकिन आज ये चीज तो कंफर्म है कि आर्सेनल यहां पर डोमिनेट कर सकती है गेम को, क्योंकि पेप ने पिछले कुछ टाइम में एक चीज तो मानी है कि अब हमको ये समझना पड़ेगा कि इतने बड़े गेम में, इतने बड़े ब्लॉकबस्टर गेम में टीम्स हमसे मोमेंट लेंगी। ऐसा नहीं हो सकता जब मैनचेस्टर सिटी 70-80% यहां पर डोमिनेट करेगी, आर्सेनल भी लेगी। हमको फर्क पड़ता है रूथलेसनेस से, हमको फर्क पड़ता है कि कितने सेकंड के अंदर हम अपने हाफ से उनके फाइनल थर्ड में जाके गोल स्कोर कर सकते हैं। एंड दिस कॉन्फिडेंस, दिस अश्योरेंस कि हम अपने हाफ से उसके हाफ में जल्दी तो पहुंच जाएंगे, लेकिन इसकी क्या चांसेस है कि यहां पर हम गोल ही स्कोर कर देंगे, इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा अर्लिंग ब्राउट हालैंड। और जिस तरीके से यहां पर वेस्ट हैम की बात करें, लिवरपूल की बात करें या फिर साउथहैम्पटन की बात करें, अगर आर्सेनल का डिफेंस वहां पर कंसीड कर रहा है तो आज उनकी फटनी चाहिए, 3 बार बूतना भी चाहिए, क्योंकि इट इज अर्लिंग हालैंड। और उसके ऊपर हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर जैक ग्रिलिश की बात करें या फिर आज हम एक बार फिर से बर्नार्डो सिल्वा की बात करें तो यहां पर ये भी अपने चरम सीमा पे खेल रहे हैं। और उसमें अगर आप केविन डी ब्रुयने की मास्टर क्लास की बात करो तो आपको समझना पड़ेगा कि भैया आर्सेनल के लिए चीजें अच्छी नहीं होने वाली हैं। तो क्या मैं पूरी तरीके से बुलिश हूं मैनचेस्टर सिटी पे? इसका आंसर नहीं है। बस मेरे को ये लगता है कि यहां पर जो मेंटालिटी वाला पार्ट है ना, उसमें आर्सेनल बहुत पीछे है। अगर आर्टेटा को, लेजिट आर्टेटा को पता है, क्योंकि वो पेप गार्डियोला के साथ काम कर रखा है कि मैनचेस्टर सिटी की मेंटालिटी कैसे रहती है, उसको बस वो चीज इंस्टिल्ड करनी है। आई नो दिस साउंड सिली, बट कहीं ना कहीं आज मैच में उतरने से पहले ना आर्टेटा को, आर्सेनल को समझाना पड़ेगा कि अभी भी ये ट्रॉफी तुम्हारी ही है। क्योंकि अल्टीमेटली आप एक बार इस मैच से पहले अगर ये बता के चल दिए कि अब ट्रॉफी आर्सेनल के हाथ में चली गई तो ऑलरेडी आप आधा गेम तो वहीं हार गए।